जय हिंद एवरीवन। आपका इस विजेता सीरीज 2026 प्रीलिम्स के लिए जो आपके लिए लाई गई है उसमें आपका स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था कवर कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, प्रेम्बल और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कवर कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। इसके साथ साथ आपके लिए एक न्यूज़ और भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम राजस्थान की पॉलिटी यानी राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में क्लासेस कब लेके आएंगे, तो वो आपके लिए बहुत जल्दी ही आने वाली हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे सबसे पहले आपके लिए क्लासेस लाई जाएं। आज हम करने वाले हैं मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्म में आए, किस आर्टिकल के अंदर क्या दिया हुआ है, हम सब कुछ ब्रीफली कवर करेंगे। जैसा कि मैं हर क्लास में आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ क्लास के दौरान, मैं चाहती हूँ आप उनके जवाब मुझे जरूर दें। यह आपकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, क्रिटिकल एबिलिटी को इन्हांस करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। हमारा राज्य यानी हमारा यूनियन या हमारा संविधान जो हमको देता है कुछ अधिकार यानी कि जिनको हम कहते हैं बेसिक फंडामेंटल राइट्स। क्यों देता है? क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज हम भारत के नागरिक हैं, हमको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, डिग्निटी के साथ रहने के लिए, हम एकता के साथ रहें, हमारे जो पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट हो, हमारा व्यक्तिगत निर्माण हो, इसके लिए हमारे पास कुछ अधिकारों का होना अनिवार्य हो जाता है। हमें संविधान हमारा ये कुछ अधिकार देता है जिससे वह यह फैक्ट करता है कि हमारे पास स्वतंत्रता हो यानी लिबर्टी हो, हमारे पास समानता हो, इक्वालिटी हो, गरिमा यानी हमारी डिग्निटी बनी रहे। जो जीवन हम जी रहे हैं वो डिग्निटी के साथ हम जिए और हमारा एक व्यक्तिगत निर्माण हो यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। इसके साथ साथ हमें ये जानने को मिलता है कि जो संविधान है वो हमें भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में मिलता है, जो कि कवर्ड है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक। ये जो आर्टिकल्स हैं 14 से लेके 32 तक, ये फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत इनमें जरूर होती है, बट आप अपनी किताब उठाकर देखेंगे तो फंडामेंटल राइट ऑलमोस्ट डिफाइन होना शुरू हो जाता है अनुच्छेद 12 और 13 से। क्या होता है अनुच्छेद 12 और 13 में, ये भी हम देखेंगे अगली स्लाइड में। ये जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं, ये जस्टिसिएबल है नेचर में, यानी कि प्रवर्तनीय है, यानी कि अगर कोई इनका हनन करता है तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं। आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोर्ट के सामने रख सकते हैं इनका उल्लंघन होने पे। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। उन्होंने कहा था आर्टिकल 32 जिसके अंदर क्या आती है, रिट्स आती हैं। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप इनके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 अपने आप में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से क्रक्स होता है, इसलिए बी आर अम्बेडकर ने उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल्स हमको किसके अगेंस्ट मिलते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ हमको स्टेट के अगेंस्ट नहीं मिलते हैं, वो हमको व्यक्तिगत तौर पे भी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट भी मिलते हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट के आर्बिट्री यानी स्टेट के किसी आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट, ऑल्सो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट भी हमको सेव करते हैं। बट इसमें भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि युक्ति संगत प्रतिबंध होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ओपन है, प्रतिबंधित फंडामेंटल राइट्स हैं। यानी कि कोई भी अधिकार आपको दिया हुआ है तो उसकी एक सीमित सीमा होती है जिसका उल्लंघन हम भी नहीं कर सकते। बात करते हैं निलंबन यानी सस्पेंशन की। ऐसा नहीं है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में कोई भी फंडामेंटल राइट का निलंबन यानी कि सस्पेंशन नहीं हो सकता है, परंतु आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो हैं जिसमें आपकी राइट टू लाइफ आती है, उसका निलंबन इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा आर्टिकल्स बाकी सारे निलंबित हो जाते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये लागू होते हैं किस पर? ये भारतीय नागरिकों पर तो लागू होते हैं, पर मान लीजिए कि कोई और सिटीजन है, किसी और देश का नागरिक है, इस वक्त भारत में प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो क्या उसको कोई फंडामेंटल अधिकार नहीं है? क्या अगर उसके खिलाफ कुछ होता है या उसके अगेंस्ट कुछ होता है, उसके व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो क्या वो कोर्ट नहीं जा सकता? वो जा सकता है, परंतु ये डिवाइडेड है। हर फंडामेंटल राइट बाहर के लोगों को अवेलेबल नहीं है। भारत के लोगों को ऑलमोस्ट सारे ही राइट्स, भारत के लोगों को सारे ही राइट्स अवेलेबल हैं, बट जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के नागरिक हैं भारत देश के, उनको भी कुछ मौलिक अधिकार हमने दिए हुए हैं। कितनी खूबसूरत बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की।
बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, जो आर्टिकल 12 से शुरू होता है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, जिसके अंतर्गत आता है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसी भी अगर इंस्टीट्यूशन या किसी कंपनी या किसी भी अथॉरिटी को ये पावर्स दी हुई हैं कि वो हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती हैं, हमारा किसी तरीके से भी फंडामेंटल राइट के अंदर बाधा क्रिएट कर सकती हैं, तो वह स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कौन नहीं आता है। आप एक एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट एंटिटीज मिल जाएंगी जो कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13 में हमको देखने को मिलता है जुडिशियल रिव्यू। अब क्या है जुडिशियल रिव्यू? देखिए, जो बी.एन. राव हमारे एडवाइजरी कमेटी के जो हेड थे बी.एन. राव, जब वो पूरे दौरे पर चल रहे थे, जब ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी भी नहीं थी, उससे बहुत पहले की बात है, देश विदेश घूम घूम के वो बहुत दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात सामने रखी कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी मौलिक अधिकार को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अधिकार दे दी जाए, वो यह भी बताता है कि कौन से नियम जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट है और कौन से नियम जो हैं जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपका संविधान आपके लिए कौन से नियम बना सकता है जो कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और कौन से ऐसे अधिकार बना सकता है जो हनन नहीं कर रहे हैं, मतलब लागू कर सकते हैं। आप उनको निजी व्यक्तिगत निर्माण के लिए यूज कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो हेल्प करेंगे। तो जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आपको बता चुकी हूँ, सेंटर्स और स्टेट जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं वो सब आती हैं। इसके अलावा भी जो सेंटर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो किसके जब पावर प्रोवाइड करती है, जैसे कि यूजीसी हो गया, है ना, एम्स हो गया, इनको जब वो पावर दे देती है आपके लिए कोई रूल बनाने के लिए, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। आपसे मेरा सवाल था, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कौन नहीं आता है? आप एक एक एग्जाम्पल कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगेन मैं ये बात बोल रही हूँ कि आपसे पूछे गए सवाल जो बीच बीच में है, उनका जवाब आपके लिए देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी क्रिटिकल एबिलिटी को इन्हांस करेगा। आपको ये समझ मिलेगी कि किस कंटेंट को देखकर किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। आपकी एलिमिनेशन की जो टेक्निक है वो इन्हांस होगी, तभी जब आप रुकेंगे, सोचेंगे और किसी चीज के आंसर पर आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। हमने देखा आर्टिकल 13 एक बात करता है कि संविधान लागू होने से पहले अगर कोई भी ऐसा नियम था जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उनके बीच में आता है, तो वो वॉइड होगा, यानी कि शून्य होगा। आर्टिकल 13(2) भी इसी तरह की बात करता है, पर वो ये कहता है संविधान लागू होने के बाद अगर कोई ऐसा नियम बनाया गया है जो कि मौलिक अधिकारों के बीच में आता है और उनका हनन करने की कोशिश करता है या उनको इंप्लीमेंट नहीं होने देता है, तो वह भी शून्य होगा, यानी कि वॉइड होगा। ठीक है, आर्टिकल 13(3) में दी हुई है किसकी डेफिनेशन? लॉ की डेफिनेशन। और 13(14) जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है, जिसके बारे में जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पढ़ेंगे तब हम उनकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, जो कि है समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी। देखिए, भारत जो है ना वो बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे बैकग्राउंड से मिलके बना हुआ है। अगर यहाँ पे हम राइट टू इक्वालिटी नहीं देंगे तो सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करने लगेगा। कोई भी किसी कास्ट या किसी क्रीड से बिलोंग करता है वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगेगा और किसी को इंफीरियर मानने लगेगा। इसलिए आपको दी जाती है राइट टू इक्वालिटी, यानी संविधान कहता है कि भारत में, भारत का जो नागरिक है वो सब समान है, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबको समान अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अब राइट टू इक्वालिटी के अंदर क्या सब पार्ट हैं, किसकी बात करते हैं? वो बात करता है कानून जो होता है वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए अलग कानून बनाया जाएगा और गरीबों के लिए अलग कानून बनाया जाएगा। वह बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, यानी कि अगर किसी क्राइम के अगेंस्ट कोई सजा या कोई भी रूल निकल रहा है तो वो भी अमीर, गरीब, रेस, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ सबके लिए सेम होगा। किसी को भी इसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। हम बात करते हैं विधि के शासन की, यानी कि भारत का जो संविधान है वह सुप्रीम है, सर्वोच्च कानून है और वही उसी विधि से यह देश चलेगा, विधि के कानून से चलेगा। इसके ऊपर भी कोई रिलीजन का कानून या कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। संविधान जो है सर्वोच्च कानून की तरह काम करेगा और इसी विधि या इसी न्याय से पूरा देश एग्जिस्ट करेगा। बात करते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। देखिए, इक्वालिटी तो है ही, बट इसमें भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी कास्ट हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। उनको डेवलप करने में, उनको इन्हांस करने में, उनको अपलिफ्ट करने में सरकार उनकी मदद करेगी, जिसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं।
रीजनेबल का मतलब है युक्ति संगत, यानी कि सोच समझ के, कुछ हिस्ट्री होनी चाहिए, कुछ इतिहास होना चाहिए, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मनमाना कोई भी रूल निकाल सकते हैं, किसी को भी इक्वालिटी के नाम पे किसी को भी हेल्प कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, अगर कोई आपकी हेल्प की जिसको नीड है, आप उसको कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं, कोई उसके लिए स्पेशल लॉ नहीं बना रहे हैं, कोई रूल नहीं बना रहे हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। बात करते हैं आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 की, जो कि बात करता है भेदभाव का निषेध, यानी कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, आप जैसे जानते हैं भारत का जो इतिहास है वो बहुत लंबा है। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बहुत पहले से कोएग्जिस्ट कर रहा है। एक प्रॉपर लॉ यानी प्रॉपर फंडामेंटल राइट बनाना पड़ा सिर्फ इस चीज के लिए कि हम डिस्क्रिमिनेशन से बच सकें। कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट ना करे, गरीब अमीर को डिस्क्रिमिनेट ना करे, इसके लिए बनाया गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव का निषेध। इसमें हम बात करते हैं धर्म, यानी कि धर्म के नाम पे किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। न होगा रेस यानी मूल वंश के नाम पे, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म के स्थान के नाम पर। और स्पेशल प्रोविजंस में आते हैं, जैसे रिजर्वेशन का एक स्पेशल प्रोविजन होता है, इसमें हमको सपोर्ट यानी कि स्पेशल लॉ बनाना पड़ता है सपोर्ट करने के लिए उन लोगों को जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, बट इनके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देखिए, इस पे एमसीक्यू बनता है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे पीवाईक्यूज में ऑलरेडी देखा जा चुका है जिसमें पूछते हैं कि इनमें से किसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। जिसमें बहुत सारे अलग एग्जाम्पल ऐड कर दिए जाते हैं, बट यही है, क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इनको आपको एकदम उसमें याद रखना है, फ्लो में याद रखना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 यानी आर्टिकल 16 की, जो कि बात करता है लोक नियोजन में समान अवसर यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। अगर सरकार कोई योजना निकाल रही है, कोई अपॉर्चुनिटी निकाल रही है, किसी सरकार में किसी नौकरी की वैकेंसीज निकाल रही है, तो वो ये कहती है कि सबको समान अधिकार है उसमें अप्लाई करने का, सबको समान अधिकार है उसमें काम करने का। इसी के लिए सरकारी योजना यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छीनी जाएगी, सबको समान अवसर मिलेगा, सेम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, सबको समान अवसर मिलेगा उसमें अप्लाई करने का, उसमें काम करने का। आपके नंबर अगर समान आ रहे हैं तो आपको इस बात पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप कहाँ पैदा हुए, क्या आप का वंशावली है, क्या आपका कास्ट है, इसके बेसिस पे आपको डिनाई नहीं किया जाएगा। पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण यानी इसमें रिजर्वेशन की बात होती है, किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और बात होती है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए, अनटचेबिलिटी भी डिस्क्रिमिनेशन जैसा एक बड़ा श्राप है जो भारत में बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। अब भी कई इलाकों में अनटचेबिलिटी जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, इसलिए एक प्रॉपर फंडामेंटल राइट दिया गया है। यह फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करता है एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे हमने बात की थी ना कि कुछ फंडामेंटल राइट्स है स्टेट के अगेंस्ट और कुछ फंडामेंटल राइट्स है दूसरे व्यक्तियों के अगेंस्ट, तो सेम है, जिसमें बात करता है कि अनटचेबिलिटी एक क्राइम है और एक दंडनीय अपराध है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जिसमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के तहत आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। यह एक्ट कब आया था? यह एक्ट आया था 1955 में, जिसको आपको प्रोटेक्शन दी जाती है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो दंडनीय अपराध है और उसकी अबॉलिशन होनी चाहिए, यानी कि इसको कम करने का, इसको खत्म करने का प्रयास सरकार करती है, पर आपको ये मौलिक अधिकार देके। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा प्रैक्टिस हो रहा है कहीं पे भी, इसके अगेंस्ट भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों का यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए, सेम वही, हमारा जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है, कल्चरली बहुत रिच है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राजा, महाराजा, धीराज इस टाइप के टाइटल्स का इस्तेमाल करते थे, बट अब उनको खत्म कर दिया गया ताकि सब में समानता जैसा भावना एग्जिस्ट करे, कोई किसी अपने आप को सुपीरियर न माने, किसी से इंफीरियर न माने। इसके लिए अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किया गया, जहां पे कोई भी सिविल टाइटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सैन्य उपाधियां और मिलिट्री टाइटल को हमने अभी भी माना हुआ है, जैसे कि लेफ्टिनेंट हो गया, कर्नल हो गया, ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में नहीं आते हैं, ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एक मिलिट्री टाइटल्स है। इसके अलावा शैक्षणिक उपाधि यानी एकेडमिक टाइटल्स, जैसे डॉक्टर हो गया, किसी ने पीएचडी करी है तो अपने आगे डॉक्टर लगा सकता है ना। किसी ने इंजीनियरिंग करी है, कोई एडवोकेट है तो अपने आगे एडवोकेट लगा सकता है। तो इस तरह के एकेडमिक टाइटल्स और कैसे मिलिट्री टाइटल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे जो सम्मान होते हैं
और जो उपाधियां हमको मिलती हैं वह अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में आता है। उनको आप एज ए टाइटल यूज नहीं कर सकते, बल्कि वो एक मात्र डेकोरेशन की तरह काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 यानी कि जो 6 स्वतंत्रताएं यानी कि 6 फ्रीडम्स जो हमको मिली हैं वो क्या है और वो कैसे काम करती हैं। 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स यानी कि पहली है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, यानी कि आपको बोलने का और अपने बातों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, बट इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि आप उतना ही बोल और एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसमें आप दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये स्टेट और व्यक्ति दोनों के अगेंस्ट जाता है। हम बात करते हैं पीसफुल असेंबली की, यानी कि अगर आपको अपनी बात रखनी है, सरकार नहीं मान रही है, तो आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए इस बात पे, बात किसकी हो रही है, शांतिपूर्ण यानी पीसफुली कर सकते हैं, आप इसमें वायलेंस का उपयोग नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं हम एसोसिएशन की, जैसे कुछ यूनियंस होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें कुछ लोग मिलके यूनियंस बनाते हैं अपनी बात आगे मैनेजमेंट में रखने के लिए, तो उसका भी अधिकार आपको है, आप यूनियंस बना सकते हैं। मूवमेंट की, आप देश में इधर से उधर मूव कर सकते हैं, आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, ट्रेवल करना है, तो आप पे कोई रोक नहीं है, आपको राइट है इस देश में मूवमेंट की, रेसिडेंस की, निवास की, बट इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। व्यवसाय, प्रोफेशन यानी ऑक्यूपेशन की, आप जो ऑक्यूपेशन या जो पेशा चाहे वो अपना सकते हैं, सरकार आपको रोक नहीं सकती। फिर है युक्तिसंगत प्रतिबंध, लेकिन इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी मैंने बात की। हर जो फ्रीडम हमको दी हुई है 6, इसमें कोई ना कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, और वो सिर्फ इतनी है कि आप उनका सही उपयोग करें, गलत उपयोग ना करें, वह ऐसा फ्रीडम हो जो दूसरे के फ्रीडम को हानि ना पहुंचाए। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 की, यानी कि अपराधों के संबंध में संरक्षण। अपराधों के संबंध में संरक्षण कैसे दिया जाता है, मान लीजिए कि आज से पहले ये कानून नहीं था कि अगर आप दूसरे के घर में घुस के चोरी करेंगे तो वो एक क्राइम होगा, बट परसों आपने चोरी की थी और आज ये कानून बना कि अब वो आज से क्राइम होगा, तो क्या आपको सजा मिलेगी? जी नहीं। इसी की संरक्षण की बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि जो लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, पुराने किए हुए दंडों पे आपको आज पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फिर द्वितीय दंड निषेध की बात करता है, यानी डबल जोपार्डी की बात करता है, यानी कि वो बात करता है कि आपको एक क्राइम के लिए यानी कि एक गलती के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ये बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, यानी कि आपको स्वयं के विरुद्ध खड़ा करने की बात नहीं की जाएगी। मान लीजिए आप एक अदालत में हैं, आपके अगेंस्ट एक केस चल रहा है, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप खुद के अगेंस्ट बयान दें। सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात यहाँ पे फंडामेंटल राइट में एग्जिस्ट करती है कि वो नहीं किया जा सकता, आपातकाल में भी निलंबित नहीं हो सकता, यानी कि ये इमरजेंसी काल में भी हटाया नहीं जा सकता। ये होता है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ की, जीवन इन व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह एकदम मतलब कंप्लीट इसको कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है कि असली में राइट टू डिग्निटी जो होती है, जो सिर्फ जीवन जीना नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जीने का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो आर्टिकल 21 में एग्जिस्ट करता है। कैसे? जैसे गरिमापूर्ण जीवन यानी लाइफ विद डिग्निटी, आप जियो तो डिग्निटी के संबंध में जियो, गरिमा के साथ जियो, ठीक है। फिर वो बात करता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यानी पर्सनल लिबर्टी की, राइट टू प्राइवेसी की, यानी कि आपके पास अपनी राइट टू प्राइवेसी है, कोई भी आपकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकता, आपके फोन को हैक नहीं कर सकता, ऑल दीज थिंग, बट ये भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर ही आता है। फिर बात करता है क्लीन एनवायरनमेंट की, यानी कि आपको हक है कि आपका जो पर्यावरण है, आपकी जो जलवायु है वो दूषित ना हो, ठीक है। ये बात करता है निःशुल्क विधिक सहायता यानी लीगल एड की, मान लीजिए आप पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं और आप एक वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आपका एक फंडामेंटल राइट है कि सरकार आपको लीगल एड प्रोवाइड कराए ताकि आप अपना केस अच्छे से लड़ सकें और अपने हकों के लिए लड़ सकें। फिर बात करता है स्पीडी ट्रायल की, यानी कि आपको हक है कि आपका कोई केस चल रहा है तो उसका ट्रायल जल्दी हो, या आपको कोई केस पेंडिंग है तो उसके लिए जल्दी से कोई जजमेंट आए, तो स्पीडी ट्रायल की बात यहाँ फंडामेंटल राइट कर सकता है। फिर बात करता है लाइवलीहुड की, यानी कि आपको लाइवलीहुड यानी कि ऑक्यूपेशन का भी अधिकार है, बट यही सब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर आते हैं, ये कंपल्शन नहीं है। इन सब के अंदर एक डेफिनेशन है, वही इफ्स एंड बट्स वाली बात आ जाती है कि कुछ भी एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन निकल आती है और फिर ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं रहता। बात करते हैं अनुच्छेद 21A की, यानी कि राइट टू एजुकेशन की। ये आया था अमेंडमेंट 86 के थ्रू, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आरटी अधिनियम एक्ट 2009 में आया था, आरटी एक्ट पास हुआ था। 6 से 14 वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी है, उनके माता पिता या सरकार का यह दायित्व है कि वह उनकी पढ़ाई यानी एजुकेशन को कंप्लीट कराए 6 से 14 वर्ष की
आयु वाले बच्चों के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब उनकी जो शिक्षा होगी बिल्कुल निःशुल्क होगी और अनिवार्य होगी। पढ़ाना अनिवार्य है और निःशुल्क, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 यानी गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। गिरफ्तारी के कारण बताना बहुत जरूरी है, तभी कोई आपको गिरफ्तार कर सकता है। राइट टू लॉयर है, यानी अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है तो आप वकील कर सकते हैं, यह आपका फंडामेंटल राइट है। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अरेस्ट करके बहुत टाइम के लिए लॉकर में डाल दिया है, जी नहीं, 24 घंटे के अंतराल में आपको मजिस्ट्रेट के अंदर प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। वही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के नाम पे कोई ना कोई लूपहोल निकाल लिया जाता है। अगर किसी के अगेंस्ट बेर होता है तो उसको फ्राइडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है तो आप 24 घंटे से ज्यादा तक लॉकअप में रहते हैं। निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये इसका भी आपको अधिकार है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 यानी मानव शोषण का निर्देश, यानी राइट अगेंस्ट ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। यानी कि आपको बेचा खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। बेगार लेबर, यानी कि आपसे कोई फ्री में है ना काम नहीं करा सकता, बेगार काम नहीं करा सकता। बॉन्डेड लेबर, कोई आपको बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता। ये सब अब एग्जिस्ट नहीं करता, इसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जा सकते हैं। फोर्स लेबर, आपसे कोई जबरन काम नहीं करा सकता। और सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस एक्सेप्शन, यानी पब्लिक सर्विसेज होती है कुछ जिनमें एक्सेप्शन होते हैं, वो थोड़े बहुत एक्सेप्शन है। और बाल श्रम, यानी कि बच्चों को भी फैक्ट्रीज में काम कराना भी फोर्स लेबर के अंदर आता है, जो कि आता है अनुच्छेद 24 यानी कि आर्टिकल 24 के अंदर। तो यहाँ पे हो जाते हैं 23 में ह्यूमन की बात करते हैं और 24 में बात करते हैं चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन की क्या बात करते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को काम कराना आपका चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, जो कि एक गैर कानूनी काम है। फिर वो बात करता है फैक्ट्रीज में आप उनसे काम नहीं करा सकते, माइन में आप उनसे काम नहीं करा सकते, और कोई भी हिजार्डस काम है, मतलब जिसमें उनके जान को खतरा है, जोखिम है, आप उनको भी उनमें काम नहीं करा सकते। बाल श्रम कंप्लीटली निषेध है, यानी प्रोहिबिटेड है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। देखिए फंडामेंटल राइट कितना पिक्यूलियर है, कितना बारीक है कि वो आपकी हर जरूरत और डिग्निटी से, यानी कि गरिमा से आपके जीवन को जीने का इतना ध्यान रखता है कि आपकी हर बात को उसने ध्यान में रख के एक फंडामेंटल राइट बनाया हुआ है। आपको जीवन कैसे कितनी गरिमा के साथ आप जी सकते हैं, कोई आपको गलत तरीके से गिरफ्तार न करे, आपको शिक्षा का अधिकार हो, जीवन जीने का अधिकार हो, काम करने का अधिकार हो, इक्वालिटी हो, सब कुछ हो, और आप अपना धर्म फॉलो तो करें ही करें, उसको किस तरह से उसका विचार और प्रस्ताव कर सकते हैं, ये भी आपको मौलिक अधिकार है। क्योंकि ऑफ कोर्स भारत का जो कल्चर है, जो बैकग्राउंड है, वो इतने सारे रिलीजन्स को मिला के बनता है, इतना कल्चरली डाइवर्स है कि ये तो इंपॉर्टेंट था, और इसी का ध्यान रखिए इतना पिक्यूलर तरीके से, इतनी बारीक तरीके से इसको बनाया गया। अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता बात करती है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की, यानी कि आपको स्वतंत्रता है कि आप क्या सोचें, किस चीज में आप अपना फेथ रखें। आपको स्वतंत्रता है धर्म मानने की, यानी प्रोफेस करने की, खुद मानने की, और उसको प्रैक्टिस करने की, उसको प्रोपोगेट करने की, यानी उसको फैलाने की, उसका प्रचार और उसका प्रसार करने की। पब्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन करना होगा। मोरालिटी और हेल्थ, ये 3 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप प्रचार और प्रसार के नाम पे कुछ भी करते चले जा रहे हैं, वही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के नाम पे ये आता है कि अब आप पब्लिक ऑर्डर नहीं तोड़ रहे हैं, कोई मोरालिटी नहीं तोड़ रहे हैं, और किसी हेल्थ में कुछ हानि नहीं हो रही है। आर्टिकल 26 यानी अनुच्छेद 26 बात करता है धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, यानी वो बात करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में, किस तरीके से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बनाया जा सकता है, किस तरीके से वो फंक्शन करेंगे, जो ट्रस्ट होती है, रिलीजियस ट्रस्ट होती है, वो किस तरीके से फंक्शन करेंगी। रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है, यानी कि वो जो कार्य होंगे उनका संचालन कैसे होगा, तो उनका गवर्नेंस का सिस्टम है वो किस तरीके से चलेगा, ये आर्टिकल 26 के अंदर आता है। तो वो बात करता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की, यानी कि जो ट्रस्ट होती है उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, जिसपे वो ट्रस्ट काम करती है, मंदिर होती है उसका एक ट्रस्ट होता है, मस्जिद होती है उसका एक ट्रस्ट होता है, तो उसके मैनेजमेंट की बात करता है आर्टिकल 26 में। हम बात करते हैं आर्टिकल 27 यानी धार्मिक कर से मुक्ति, यानी कि देखिए अगर आप कोई प्रचार प्रस्ताव कर रहे हैं तो आप पे कोई रिलीजियस टैक्स नहीं लगेगा, यानी नो रिलीजियस टैक्स। उसकी बात कौन करता है, धर्म प्रचार हेतु कर नहीं लगेगा, उसकी बात करता है आर्टिकल 27। देखो इसमें ना डिफरेंस समझो आप बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आर्टिकल 25, 26, 27 में। अगर ऑप्शन में ये आ जाएगा, ऑप्शन में ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा, और एक कुछ और आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे पूछेंगे 26 में से इसमें कौन सा नहीं आता या कौन सा आता है,
तो आप उसका ऑर्डर समझो एक बार। पहले वो बात करता है प्रचार प्रचार प्रस्ताव की, फिर वो इंस्टीट्यूशन पे आता है और फिर वो आता है टैक्स पे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आर्टिकल 28 बात करता है धार्मिक शिक्षा की, यानी कि जो आपकी रिलीजियस एजुकेशन है वो उसकी बात करता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है, गवर्न हो रहा है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो बात करता है कि अगर कोई होली स्टेट फंडेड है तो नहीं दिया जाएगा, बट अगर सेमी है यानी कि अर्ध है, ठीक है, तो उसमें एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, कल्चर एंड एजुकेशन के हमारे राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। पहली बात करते हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज को किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। स्क्रिप्ट की और कल्चर की, अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों पर लागू होता है, यानी माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी ग्रुप्स पे यह राइट, जो हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है वो माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी दोनों ग्रुप पे लागू होता है। आपके लिए इसमें स्टेटमेंट बन सकता है कि आर्टिकल 20 एंड 29 जो होता है इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन मेजॉरिटीज। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इट इज एप्लीकेबल टू ओनली माइनॉरिटीज, और स्टेटमेंट 2 आपको इसमें बताना होगा क्या ठीक है क्या गलत। इसी तरीके से हम कंटेंट पढ़ते हैं तो कुछ कीवर्ड से हमको पता चलता है कि अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है तो हम किसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 यानी अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार। देखिए जो शैक्षणिक संस्थान यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको किस तरीके से हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं, ठीक है, उनके माइनॉरिटीज जो होती हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं वो किस तरीके से फंक्शन करेंगी, पूरा जो गवर्नेंस का सिस्टम होता है एजुकेशन में। ठीक है, देखो बहुत सारी माइनॉरिटीज होती हैं, वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होती हैं, उन सब के बारे में कौन बात करता है, आर्टिकल 30। ठीक है, माइनॉरिटीज की बात करता है। क्वेश्चन आपके लिए ये भी बन जाएगा कितनी टाइप की माइनॉरिटीज होती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये है आपका हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रिट्स, जिसकी बात करी थी बी.आर. अम्बेडकर ने। इस पे तो आपको बहुत बहुत ज्यादा पीवाईक्यू मिल जाएगा, तो इसलिए ये टॉपिक हो जाता है आपके लिए फंडामेंटल राइट से और ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी आर्टिकल 32। यानी ये बात करता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा सुप्रीम है, प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है। मौलिक अधिकारों का बोलते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये बात करता है कि हम फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से इन्फोर्स कर सकते हैं राइट्स रिट्स के अंदर। हार्ट एंड सोल कहा था इसको अम्बेडकर ने, और ये बात करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटीड है, मतलब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर उनका हनन हो रहा है तो आप उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो होता है उसके पास आपको रिट्स की जो पावर होती है वो वाइडर होती है। यानी वो आप पे रिट इश्यू कर सकता है कब कब, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो और लीगल राइट्स का भी हो रहा हो। लेकिन जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके पास सिर्फ फंडामेंटल राइट अगर आपका हनन हो रहा है तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही एक कॉन्सेप्ट है, हम सबको लगता है सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो उसका ज्यादा वाइडर होगा, बड़ा उसका स्कोप होगा, बट ऐसा नहीं है। अब हम बात करेंगे 5 रिट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए स्लाइड होने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम देखेंगे कि कौन इश्यू करता है, किस लिए इश्यू करता है, क्या इसका मतलब है। पहली बात करते हैं हम हिबिस कॉर्पस की, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी मीनिंग टू प्रोड्यूस द बॉडी, यानी कि मुझे पेश करो कि क्यों तुमने गिरफ्तार किया है, कहाँ है वो इंसान। हिबिस कॉर्पस, वेयर इज द बॉडी, प्रोड्यूस द बॉडी, यानी इंसान को लेके आओ मेरे सामने। अवैध हिरासत, इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट ही होता है। वो कहते हैं ना कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर, उसी से मिलता जुलता है ये। हिरासत में किए गए व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए ये आपको रिट दिया गया है। ये नहीं है कि आपने किसी ने आपकी गिरफ्तारी कर ली और वो आपको अनंत काल के लिए लॉकअप में रख सकता है, जी नहीं। फिर है मैंडेमिस यानी परमादेश, यानी कि वीक कमांड। इसमें कौन कमांड करता है, पब्लिक अथॉरिटी को, मतलब जो पब्लिक ड्यूटी है अगर वो उसको कर नहीं रहा है उसको निभाने के लिए कमांड किया जाता है। प्राइवेट पर्सन के विरुद्ध भी इसको जारी नहीं कर सकते, यानी कि कोई दुकान वाला है
आप उसके अगेंस्ट क्या मैंडेमिस को जारी नहीं कर सकते, बट अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट मैंडेमिस को जारी कर सकते हैं। बात करते हैं प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन की, जिसका मतलब है टू फॉरबिड। इसको उच्च न्यायालय पेश करता है निम्न यानी कि लोअर कोर्ट्स को कि आप प्रोहिबिट करता है, यानी कि उनको लोअर कोर्ट्स जो होता है उनको रोकता है कार्यवाही करने से, पहले ही रोक देता है। यानी कि अगर कोई कार्यवाही है, कोई निर्णय है जिसके ऊपर वो पहुंचने वाले हैं, उनको पहले ही रुक जाता है कि रुको, ठीक है। टू फॉरबिड यानी प्रतिषेध, जैसे आप इसको ना फॉरबिड से आ सकते हैं, प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिट करना मतलब कहते हैं किसी को रोक देना, प्रोहिबिट करना कि ये मत करो। आप मैंडेमस और कमांड देखो, थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है ना, मैंडेमस कमांड सेम साउंड कर रहा है, इसलिए इससे आप इसको याद रख सकते हैं, कमांड देना। पर कमांड हम किसको दे सकते हैं? पब्लिक सर्वेंट को, क्योंकि वो पब्लिक के सर्वेंट हैं। प्राइवेट पर्सन पब्लिक का सर्वेंट नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं सर्सरारी यानी मीनिंग टू बी सर्टिफाइड, यानी कि आपको ये न्यायालय जो होता है निर्णय देने के बाद, अगर उसने कोई निर्णय दे दिया है तो फिर जो अपर कोर्ट होता है वो कहता है कि आप इसको रद्द करो। मतलब आपने जो जजमेंट दिया है ये अगर सही नहीं है तो आप उसको रद्द करो, क्वैश करो, ठीक है। निर्णय के बाद ये दिया जाता है, ठीक है। प्रोहिबिट आप किसी को करते हो काम होने के बाद, थोड़ा बहुत हो गया तब आप कहते हो नहीं नहीं अब नहीं। बस सर्सरारी यानी कि उत्प्रेषण आप काम शुरू होने के कंप्लीटली बाद इसको कर सकते हो, काम रद्द करने के लिए, क्वैश करने के लिए। फिर है अधिकारी परीक्षा यानी को वारंटो, यानी कि बाय विच अथॉरिटी। अगर कोई इंसान, मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और आपका चालान कटता है, तो आपको पता है कि कौन आपका चालान काट सकता है, किस रैंक का इंसान ही आपका चालान काट सकता है। तो अगर कोई ट्रैफिक पुलिस में नहीं है और वो आपका चालान काट रहा है तो क्या वो वारंट के अंदर आएगा? आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो यह बात करता है किसी एक ऐसे इंसान की जो अपनी अथॉरिटी से अलग पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसमें आता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आप ये काम कर रहे हैं। ये हो गया आपका रेट। अब ये फंडामेंटल राइट्स की एक मेमोरी ट्रिक है जो मैंने बनाई थी, आपको इससे फंडामेंटल राइट एकदम कंप्लीटली याद हो जाएंगे। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स बाय विच वी सॉ एमआरपी क्लियरली। तो इसमें जो कैपिटल्स में लिखा हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाती हूँ, ठीक है। जो कैपिटल्स में लिखा हुआ है वो है आपका की टर्म अपने फंडामेंटल राइट्स को सीक्वेंस में याद रखने के लिए। यानी कि लॉ से बनता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर डी से बनता है डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी, टी से टाइटल्स। अब आता है 100 एमआरपी जिसमें है 6 शब्द और हमको आर्टिकल 19 के अंतर्गत मिलते हैं 6 अधिकार। कौन कौन से? स्पीच का, असेंबल का, यूनियन का, मूवमेंट का, रेसिडेंस का और प्रोफेशन का, जो हम बात कर सके हैं। देखो वही 6 शब्द है, उसी से वो शुरू हो रहे हैं। फिर 20 के अंदर आता है सी से कन्विक्शन, एल से लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ई से राइट टू एजुकेशन, AR से अरेस्ट एंड डिटेंशन, L से लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एबॉलिशन और फिर L से लेबर जिसमें चाइल्ड की बात आती है। पहले लेबर से ह्यूमन, दूसरे L से चाइल्ड। देखो आप यहाँ पे देखोगे इसका मतलब कुछ लॉ से रिलेटेड ही है। लॉ कहता है कि लॉ रिमूव डाउट, लॉ जो होता है डाउट रिमूव करता है, जिससे हम एमआरपी को अच्छे से देखने लगते हैं। 100 एमआरपी क्लियरली, ठीक है। इससे आपका आर्टिकल 14 से 24 तक कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 से, जिसका आपका निमोनिक यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स में आता है कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। यानी एक गलत आदमी जो होता है टैक्स को अटेंड नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारा कल्चर है ना और हमारी एजुकेशन पे इफेक्ट। अब कोई टैक्स नहीं पे करेगा तो कल्चर को बढ़ावा कैसे मिलेगा, एजुकेशन को बढ़ावा कैसे मिलेगा? तो इसी के लिए ये आपका निमोनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी कहीं देखा था। कौन से आता है आपका कॉन्शियस, मैन से आता है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टैक्स से टैक्सेस, ये आपका अटेंडेंस आता है आर्टिकल 28 के अंदर, कल्चर आर्टिकल 29 और 30 के अंदर आता है एजुकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। यह वह आदेश होते हैं जो सरकार देती है राज्य सरकारों को, यानी केंद्रीय सरकार या संविधान देता है राज्य सरकारों को कि वह किसी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यानी व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए, लोगों की लाइफ को डिग्निटी कर्मपूर्ण जीने के लिए, शिक्षा के अच्छे प्रबंधन के लिए इनको लागू करें। यह जस्टिसेबल नहीं होते, यानी कि अगर कोई सरकार इनको फॉलो नहीं करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इनके अगेंस्ट, बट ये एक तरीके से एडवाइजरी होते हैं कि आप करो तो अच्छा होगा, नहीं करो तो आपके अगेंस्ट कोई रूल नहीं बना सकता।
ये भाग 4 में मिलते हैं। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में ये है। आयरलैंड से हमने इनको लिया है और उनका ऑब्जेक्टिव था वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने का, वेलफेयर स्टेट को आगे बढ़ाने का। वेलफेयर स्टेट में क्या आता है, सब एक गुणवत्ता भरा जीवन जिए, ये वेलफेयर स्टेट के अंदर आता है। ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसेबल है, इनको लेके लागू करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इनका जो गवर्नेंस है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, मतलब एडवाइजरी है, आपको कोई आप फोर्स नहीं कर सकते हैं सरकार को कि आपको कहा गया था ये करने के लिए तो आपने क्यों नहीं किया, और आप ये लेके कानूनी कोई मदद इनसे सरकार से नहीं मांग सकते। जो क्लासिफिकेशन है यानी कि कुछ वैचारिक श्रेणियां, वैचार यानी विचारों की श्रेणियां हैं, कुछ अलग अलग तरह के विचार थे कि किस तरह की एडवाइसेस सरकार को देनी, संविधान को देनी चाहिए सरकारों को। तो 3 वैचारिक श्रेणियों के अंतर्गत डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को बांटा गया, बेसिस ऑन कि किस तरह के हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, हमारे जो नेशनलिस्ट पर्सनैलिटीज रही हैं, उन तरह का कितना विचार उनके किस तरीके थे, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, लिबरल, जो भी उनके आइडियाज थे उनको प्रमोट भी किया गया है डीपीएसपी के थ्रू। तो कितने क्लासिफिकेशन है, 3। कौन कौन से हैं, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, गांधीवादी यानी गांधीयन, और उदार बौद्धिक यानी कि लिबरल इंटेलेक्चुअल। 3 तरह की श्रेणियां हैं जिनके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को बांटा गया है। बात करते हैं संतुलन की, यानी कि एफआर और डीपीएसपी के अंतर्गत बैलेंस की। इसकी बात करता है मिनर्वा मिल्स केस। कौन बात करता है, मिनर्वा मिल्स केस, वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के अंतर्गत जो हमारे एक सामंजस्य है उसको बिठाए रखे, कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए उसकी बात करता है मिनर्वा मिल्स केस। अब हम बात करते हैं, ये है आपके स्लाइड, ठीक है। ये है कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी कि समाजवादी जो कि सोशलिस्ट आइडियाज से चलते हैं। ये है आपके गांधी जो कि गांधीवाद यानी कि विलेज के जो कॉन्सेप्ट है, जो विलेज का कॉन्सेप्ट है, जो पंचायत का कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं, वो विलेज को एज अ मॉडल की तरह देखते हैं पूरे देश के लिए। और ये है आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। एक एक करके सबको कवर करते हैं। आर्टिकल 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, यानी कि वो बात करता है किस तरीके से हमारा हमको बढ़ावा देना चाहिए आर्थिक और न्याय व्यवस्था को। आर्टिकल 39 बात करता है आजीविका की यानी कि ऑक्यूपेशन की। आर्टिकल 39 क की बात करता है पुरुष और महिलाओं में समान रूप से पर्याप्त आजीविका के साधनों का अधिकार, यानी कि सेम राइट होना चाहिए मेन एंड विमेन को ऑक्यूपेशन का। ये 42वें जो अमेंडमेंट है उससे इंट्रोड्यूस हुआ था। हम बात करते हैं सामुदायिक भौतिक संसाधनों का वितरण, यानी कि जो भी पब्लिक यूसेज के लिए है वो समानली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 42वें अमेंडमेंट एक्ट से। 39 ग बात करता है आर्थिक व्यवस्था, ऐसा हो कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो, यानी कि सेंट्रलाइजेशन, यानी कि एक जगह केंद्रित ना हो कोई भी संसाधन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सब में। 39 घ बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि ऐसा नहीं है कि सेम कार्य कोई पुरुष कर रहा है तो उसको 500 रुपए मिल रहे हैं और कोई महिला कर रही है तो उसको 400 रुपए मिल रहे हैं। अगर समान कार्य है तो वेतन भी समान होना चाहिए। ये भी 42वें संशोधन यानी 42वें अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। 39 के अंतर्गत बालक और युवकों शोषण के विरुद्ध यानी कि वही एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट उनको अधिकार दिया गया है, 86वें अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। 41 बात करता है काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, यानी कि आपको काम मिलना चाहिए, आपको पब्लिक हेल्प मिलेगी, लीगल एड मिलेगी, लोक सहायता की बात करता है। 42 बात करता है मानवीय कार्य, दशाएं और प्रस्तुति सहायता का प्रावधान। 43 बात करता है जीवन यापन में योग्य वेतन, मतलब आपको लाइवलीहुड की बात करता है बेसिकली, कि आपको जीवन यापन के लिए जो बेसिक इनकम होनी चाहिए वो आपको मिले। फिर से मैं बता रही हूँ कि एडवाइजरी है, ऐसा नहीं है कि किसी को सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है तो वो इनको लेके सुप्रीम कोर्ट जा पा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है, वो ग्राम पंचायत की बात करता है। 43 बात करता है कुटीर उद्योग, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, 42वें अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था। 46 बात करता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों, यानी कि वो बात करता है कि हमको किस तरीके से अपलिफ्ट करना चाहिए एससीज और एसटीज को, क्या काम करना चाहिए उनके लिए। 47 बात करता है पोषाहार स्तर, यानी कि न्यूट्रिशन किस तरीके से बढ़ाना चाहिए हमको खाने में, अगर सरकार प्रोवाइड कर रही है वो खाना, जैसे मिड डे मील होगी तो वो किस तरीके से पोषक होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। 48 बात करता है कृषि और पशुपालन की संगठन करना और नस्ल सुधार करना, मतलब बेसिकली कि जो मिल्क और डेयरी इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट की बात करता है।
48 बात करता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, यानी कि हमारे एनवायरमेंटल के कॉन्सेप्ट की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। ये सब गांधी प्रिंसिपल्स हैं। अब डायरेक्टली नहीं पूछते हैं कि फलाना आर्टिकल क्या है, अब आपसे पूछ लेंगे इन आर्टिकल में से गांधी कौन है, सोशलिस्ट कौन है और लिबरल कौन है। अब बात करते हैं आर्टिकल 44 की, यानी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूसीसी जो होता है वो एक न्यूट्रल लॉ होता है, किसी भी रिलीजन जो फॉलो करता है सबके लिए, यानी कि समान रूल्स होंगे चाहे आप किसी भी धर्म से हो। तो इसके लिए यूसीसी लागू करना चाहिए ताकि इस गवर्नेंस स्मूथ हो। आर्टिकल 45 बात करता है जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य हो। राइट टू एजुकेशन जो था वही, उसी को प्रमोट करने की बात करता है। वही 86th अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था। 48 बात करता है पर्यावरण की, वही। और 49 बात करता है राष्ट्रीय महत्व, यानी कि जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं आप उनको तोड़े ना, उनके अगेंस्ट वायलेंट ना हो, उनको प्रिजर्व करें, उसकी बात करता है। और 51 बात करता है इंटरनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने की पीसफुली। एफआर बनाम डीपीएसपी, यानी कि कुछ केसेस हैं जिसमें डीपीएसपी को एफआर के अगेंस्ट रखा गया था। बात शुरू होती है 1951 से, चंपकम दोराई रंजन केस, जिसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है, डीपीएसपी इंफीरियर है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती ने कहा कि जो मूल ढांचा है यानी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हार्म नहीं होना चाहिए। फिर 1980 में आता है मिनर्वा मिल्क केस, जो वही बेसिक सामंजस्य बिठाने की बात करता है, किसके बीच में, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में। इसी के साथ आपका लेक्चर समाप्त होता है, बट मैं आपके लिए लेके आई हूं ये एमसीक्यू, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर एंड बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रकृति में न्यायोचित है और अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। बी, दे एम टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रादर देन अ वेलफेयर स्टेट, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के बजाय राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सी, दे आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ये गैर न्यायोचित है लेकिन देश के शासन में मूलभूत है। एंड डी, दे कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि ये किसी भी स्थिति में अमेंड नहीं किए जा सकते। क्या है आपका जवाब? ए, बी, सी और डी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ राजस्थान की जो पॉलिटी के ऊपर हम लेके आने वाले हैं सीरीज या लेक्चर्स, आप बताइए कौन सा टॉपिक हम लेके आए। इसी की तरह दृष्टि आरएएस से जुड़े रहिए अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए विजेता सीरीज के साथ। धन्यवाद।